देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज के प्रोग्राम में नौहा पढ़ेंगे, मरसिया पढ़ेंगे, मातम करेंगे उस एक एयरलाइन का जो दुनिया की प्रीमियर एयरलाइंस में शुमार हुआ करती थी, जिसका नाम था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। नाम तो शायद आज भी वही है या कमोबेश वही है, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ उस पर मेरा ख्याल है हिटलर और चंगेज़ खान की रूहें भी शर्मा जाएं। इतनी बेदर्दी से कोई अपने पड़ोसी का माल नहीं लूटता जिस तरह से हमारे हुक्मरानों ने, हमारे मुंतखब, हमारे चुनिंदा हुक्मरानों, हमारे मसीहाओं ने इस एयरलाइन को लूटा है। और इसका आज वो हाल कर दिया है कि हमारे मौजूदा मुशीर हवाबाजी को हवाबाजी तर्क करके ये कहना पड़ा कि PIA 400 अरब रुपए के खसारे में जाने वाला टाइटैनिक है। ये वो एयरलाइन है जिसे दुनिया में कभी जिसका लोहा माना जाता था, जिसके नाम के डंके बजते थे, बकौल उस वक्त के वज़ीर आज़म, उस वक्त के बल्कि अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ये वो इदारा है जिसने दुनिया के दीगर बड़े बड़े इदारों, एमिरेट्स एयरलाइन और वॉट एवर एयरलाइन को ट्रेन किया, और आज उसकी हालत पर वो आंसू बहाते थे। उसके बाद किस्मत ने उनके ऊपर यावरी की, वो हुकूमत में आए, 4-4.5 साल का टेन्योर बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इंजॉय किया, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस इदारे का हाल वही रहा, बद से बदतर। मुलाहिज़ा कीजिए एक ऐसी चश्मकुशा नादिर शाही वीडियो जो उस वक्त के अपोजिशन लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जब उनका दिल खून के आंसू रो रहा था इस एक एयरलाइन की हालत इज़ार पे, सुनिए क्या कह रहे थे, फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। जितनी आपकी PIA के भट्टा आपका बैठ गया है, PIA को आप ठीक कर सकते हैं। आपका वहां पे न्यूयॉर्क में एक होटल है, उसका नाम है रूजवेल्ट, उसको आप बेचें, PIA के सारे कर्जे उतारें, PIA के लिए गवर्नमेंट साथ पैसा दे और नए जहाज खरीदें, रूट्स आप वही रखें जो आपको चाहिए, फिलहाल बेहतरीन सर्विस दें, नए जहाज दें, एक नई एयरलाइन बनाएं। PIA ने तो एमिरेट्स को खड़ा किया है, PIA ने तो सऊदी एयरलाइंस को खड़ा किया, PIA ने यहाँ पे बेशुमार दूसरी एयरलाइनों को PIA ने खड़ा किया, और आज PIA सबसे पीछे। जी नाजरीन, देखिए जब अपोजिशन में होते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। PIA के हवाले से, मुल्क के हवाले से कितने माशाल्लाह खूबसूरत ख्यालात थे। उसके बाद ही अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी की, इक़्तिदार का हुमा एक बार फिर उनके सर पे आया। 4-4.5 साल तक वज़ीर आज़म बन करके उन्होंने सलूट लिया, इंजॉय किया, प्रोटोकॉल लिया, इक़्तिदार किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो कुछ नहीं किया जिसकी मुंतज़िर PIA या PIA वाले थे, पाकिस्तान वाले थे। PIA आज भी अपनी किस्मत का नौहा पढ़ रहा है। उसके बाद जिस वक्त का ये इंटरव्यू थोड़ी देर पहले आपने मुलाहिज़ा किया, आसिफ अली जरदारी साहब जिनका ताल्लुक़ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बल्कि उनका ताल्लुक़ अब भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके दौरे हुकूमत में भी उनके नादिर शाही ख्यालात के बावजूद, जो अब इस वक्त आप सुनने वाले हैं, PIA के साथ कुछ अच्छा काम नहीं हो सका। ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जाता है कि क्या बात है कि PIA नहीं चलती। भाई 2 दफ़ा मैंने PIA बचाने की कोशिश की। एक दफ़ा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस ज़माने के शौकत तरीन आज भी जिंदा हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे, जहाज़ मिल रहे थे 20 सेंट्स ऑन द डॉलर। मैंने कहा आप ले लीजिए 25,000। उन्होंने कहा कि जी मैं बिजनेस प्लान बनवाऊंगा। जब तक बिजनेस प्लान बना, जहाज़ महंगे हो गए। फिर टर्की आया, उनने आपके साथ कोड शेयरिंग करने की कोशिश की, कोड शेयरिंग आपने करने नहीं दी। आज भी मैं PIA की यूनियन से कहता हूं कि किसी एक्सपर्ट को आप हायर करें, वो अगर कह दे कि ये सही है तो आप लोग हमें इजाजत दें, हुकूमत को इजाजत दें, तो हम दोबारा कोड शेयरिंग की बात करें। वो तो जान ले के भी वैसा ही सुबुक नाम रहा, इश्क के बाब में सब जुर्म हमारे निकले। 2 दफ़ा आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने बयान के मुताबिक PIA को बचाने की कोशिश की, और एक मरतबा उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की। ये अलग बात कि उसके बाद कई साल तक पाकिस्तान वाले या कम से कम कराची वाले एक अरसे तक अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। अब आपको दिखाते हैं इस वक्त के मौजूदा वज़ीर माहौलियात, और उस वक्त के कुछ भी नहीं थे वो, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब। जब उनसे मैंने अपने एक प्रोग्राम में सवाल किया अबाउट PIA, तो उनका क्या कहना था। सर, मियाँ साहब अक्सर अपनी तकारीर में, जलसों में मुल्क में तरक्की के दरिया का जिक्र किया करते हैं। इसी तरक्की के सम्राट से PIA मुस्तफ़ीद हो रही है। कभी जहाज़ में कॉकपिट में से खातून बरामद होती है, तो कभी लंदन एयरपोर्ट पे से हीरोइन। देखें, जहाँ तक तरक्की की बात है, 4 साल पहले जब हमारी हुकूमत आई थी तो 16 जहाज़ फंक्शनल थे। आज 38 हैं। इन 4 सालों में हमने ये किया, ये कोई मजाक बात नहीं है।
बहुत सारे जो डेस्टिनेशन जहाँ पे जहाज़ जाने बंद हो गए थे वो दोबारा से वहाँ जाने शुरू हो गए हैं, डेस्टिनेशन खुल गई हैं, नए रूट्स तलाश किए जा रहे हैं। बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन बहुत सारे काम नहीं भी हुए। देखा आपने 16 जहाज़ 38 जहाज़, ये कितना इन्होंने हमारी मालूमात में इजाफा किया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक शख्स के 7 लड़के हों और 7 आदि मुजरिम, और उसके बावजूद भी हम ये कहें कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उसको औलाद नरीना से नवाजा है। यहाँ मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने ये फरमाया कि बहुत सारे काम नहीं भी हुए। उनकी मालूमात के लिए इजाफा करता चलूँ, मेरे पास एक खबर मौजूद है जो बता रही है मुशाहिदुल्लाह खान साहब की ये स्टेटमेंट तो गलत साबित हो गई कि उनकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उनकी हुकूमत ने यकीनन एक काम किया जिस पर प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे। वो काम ये था कि एक सज़ा याफ्ता शख्स को अखबारी इत्तलात के मुताबिक मुसद्दिक़ा या गैर मुसद्दिक़ा, सज़ा याफ्ता शख्स को 15 लाख माहाना, महज 15 लाख रुपए माहाना पर चीफ कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया गया। ये उस हरकत से कता नज़र कि PIA का एक जर्मन नज़ाद गोरी चमड़ी वाला चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या MD अपॉइंट किया था हमने PIA के डूबते हुए जहाज़ को बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मौसूफ जाते हुए अज़राए हमदर्दी, अज़राए अखलाक, PIA का भी एक तैयारा अपने घर पे ले गए। जाते जाते हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे, हमारे वॉटेवर सब बैठे मुँह देखते रह गए, क्योंकि उनके कुछ और भी काम होते हैं, वो पता नहीं क्या काम होते हैं। उस पर भी कभी एक प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला। प्रोग्राम के अगले हिस्से में इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के किसी रिप्रेजेंटेटिव से और उनसे ये सारे मामलात के बारे में उनकी राय मालूम करेंगे। यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मोहतरमा माइज़ा हमीद साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उन्हें आपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैडम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम। ये मुझे बताइएगा, आपकी याददाश्त के लिए बताता चलूँ, नवाज़ शरीफ साहब की एक वीडियो हमने प्रोग्राम के एक पहले हिस्से में इनकॉर्पोरेट की, जिसमें वो 3-4 अहम बातें कर रहे थे। सबसे पहले रोज़वेलेट होटल को बेचें, दूसरा गवर्नमेंट PIA के लिए पैसा दे, तीसरा इसे एक बेहतरीन सर्विस दें, नए जहाज़ दें। ये 3 काम करेंगे तो PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बन जाएगी। 4-4.5 साल का टेन्योर एंजॉय करने के बाद, अनलेस एंड अनटिल नवाज़ शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, शायद खाकान अब्बासी इस वक्त भी आपके मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, PIA के टाइटैनिक को क्यों नहीं रिवाइव किया जा सका? मुशीर हवाबाजी क्यों हवाबाजी करते रहे? क्यों 450 अरब रुपए का खसारा उन्हें डिक्लेयर करना पड़ा? PIA में वो सब कुछ क्यों नहीं हो सका जो नवाज़ शरीफ साहब का विज़न था उस वक्त के जब वो अपोजिशन लीडर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो PIA की प्राइवेटाइजेशन थी वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर थी जिसको जो है बहुत ज़रूरी था। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती तो उससे जो है एक इदारा ऐसा है जो प्रॉफिट मेकिंग इदारा बन सकता था। लेकिन इशू ये था कि वहाँ पे बहुत सी सियासी भर्तियाँ की गई पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, और जब भी PMLN की हुकूमत ने कोशिश की कि PIA को रिवाइव किया जाए, PIA को बेहतर किया जाए, तो वही सियासी भर्तियां जो हैं वो और एक माफिया बना हुआ वहाँ पे PIA में वो कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट से स्टे ले लेता है। तो इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैडम, आपकी बात माजरत के साथ कता कलामी हो रही है, क्योंकि प्रोग्राम का दौरानिया भी मुझे कवर करना है, बहुत से मौजूदात है जिसका अहाता करना है, कता कलामी हो रही है। मैडम, ये मुझे बताइएगा कि सारे मसाइल का हल सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ने में है या कोई और काम भी किए जा सकते थे? सिर्फ निजकारी के जरिए मामलात को सुलझाया नहीं जा सकता। एक और आपकी खिदमत में बयान करता हूं, खुर्शीद शाह साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में फरमाते हैं, PIA ने सजा याफ्ता शख्स को चीफ कंसल्टेंट कैसे लगा दिया? 15 लाख रुपए माहवार तनख्वाह। अगर आप इस तरह के लोगों को PIA में 15-15 लाख रुपए पर इस टाइटैनिक में सवार करेंगे तो आप PIA की निजकारी ना करें, इसमें दुनिया का आखिरी वली भी ला करके तैनात कर दें, तब भी PIA सुधरने वाला नहीं है। क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि PIA की निजकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। PIA एक लॉस मेकिंग इदारा था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और फर्दर लॉस मेकिंग इदारा बना क्योंकि वहाँ पे भर्तियाँ की गई और वो भी मेरिट के ख़िलाफ़ की गई।
अब वो लोग जो हैं उन्होंने यूनियंस बना ली हैं, जब उनको निकालने की कोशिश की जाती है और जो ऐसा स्टाफ है जिसकी जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे सिर्फ ये बताइए। मुझे आपने सवाल किया, मुझे उसका जवाब दे लेने दें, मुझे उसका जवाब दे नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब आप उनको निकालने की कोशिश करते हैं, वो गैर जरूरी भर्तियों की बात करते हैं, तो जब वो कोर्ट में चले ठीक है मैडम, व्हाट योर पॉइंट, लेकिन ये 15 लाख रुपए पे ये जो हजरत को आपने लगाया उसकी क्या वजह थी? करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 15 लाख वाले बुजुर्ग को लगाने की क्या वजह थी? देखिए, अगर एक्सपर्टीज किसी की चाहिए होती है, अगर प्राइवेट एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो मैडम वो सजा याफ्ता है, पैसे चाहिए होते हैं, खुर्शीद शाह साहब को पता है कि वो सजा याफ्ता पड़ते हैं, उसके बाद ही वो जाके कोई एक इदारे को बेहतर कर सकते हैं। मैडम सजा याफ्ता शख्स, इसका मतलब है कि एमडीपीआई उज़ैर बलोच को ना लगा दिया जाए। और वो और जो आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो बातें तो बहुत करते हैं। मुझे ये बता दें कि उन्होंने तो अपने सूबे का एहतसाब, ठीक है नहीं, ये जवाब नहीं हुआ, ये उसका जवाब नहीं है मैडम। ये मुझे बताइए, शेख रोहेल असगर साहब भी उसी इजलास में मौजूद थे, उन्होंने ऑथेंटिकेट किया खुर्शीद शाह साहब की बात को। उन्होंने फरमाया पीआईए बेईमानी का गढ़ है। मेरे सामने ये न्यूज रिपोर्ट मौजूद है। शेख रोहेल असगर को पता है कि पीआईए बेईमानी का गढ़ है, उनके वजीर आजम को नहीं पता और एक माइजा हमीद को नहीं पता। क्यों? मुझे भी पता है और शेख साहब को भी पता है, और आपको मैंने सिचुएशन भी बता दी है, जिस सिचुएशन में जो है प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती। प्राइवेटाइजेशन एक वाहिद हल है। मैडम, हर मर्ज की दवा दुरूद शरीफ कैसे हो सकती है? कुछ इंसानी करने के काम भी तो होते हैं ना। मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब निजकारी नहीं होगी मुल्क में, अगर मुल्क के इदारे प्राइवेटाइज नहीं होंगे, उनको पॉलिटिकली इन्वॉल्व किया जाएगा, उनके अंदर ऐसी भर्तियां की जाएंगी जिनको हम नहीं निकाल सकते, कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी, लॉस ज्यादा होगा, तो फिर एक इंस्टीट्यूशन रिवाइव नहीं हो सकता। 15 लाख रुपए पे एक सजा याफ्ता शख्स को चीफ कंसल्टेंट बनाना। उन्होंने अपने जो कारकुन है, अपने लोग हैं, उनको जो है भर्तियां दी विदाउट मेरिट, जाली डिग्री। मैडम, उन्होंने 100 आदमी नाअहल रखे, आपने एक रख के पेट पे लात मार दी पाकिस्तान के लोगों की। बात तो वही हुई ना? नहीं, बात वो नहीं हुई। हम तो वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई, हम तो वो हैं जिन्होंने कराची स्टॉक एक्सचेंज को कहां से कहां पहुंचा दिया। अच्छा सुनिए, ठीक है, मैं आपका जवाब समझ गया। ये मुझे बताइएगा, पीआईए में एक और हजरत है जिनकी फुटेज इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख रही होंगी, या आप नहीं देखनी तो कम से कम मैं और मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। इन्हें कहते हैं प्यार से ब्रांड हिल्टन। इनके पास मां सिवाय गोरी चमड़ी और जर्मन नेशनैलिटी के, इनके नाम अमाल में कोई ऐसा कारनामा नहीं है कि इन्हें पीआईए पे लाके मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया जाता। किससे रिश्तेदारी थी इनकी काबीना में कि इनके जिम्मे पीआईए भी लगा दी गई। ये जाते जाते अपनी जेब में पीआईए का एक तैयारा डाल के ले गए, वहां जर्मनी के अजायब घर में रखवा दिया और उसके पैसे भी जर्मनी वाले ले रहे हैं। किसकी रिश्तेदारी है इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में, या उस वक्त नवाज शरीफ साहब की काबीना में? कौन इनका रिश्तेदार है कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? इसके खिलाफ ईसीएल में नाम होने के बावजूद इस शख्स को मुल्क से बाहर जाने दिया गया, और ये आज भी बैठ करके हमारे सीनों पे मूंग दल रहा है। निजकारी मत कहिएगा काइंडली। मेरा ख्याल है कि जो भी मामला है इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हमने कभी भी ऐसे मामलात को छोड़ा नहीं है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर को अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना पड़ा है, तो ऐसे इंसान को भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना पड़ेगा। हम इसको भी नहीं, इन चीज़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। मैडम, कैसे करेंगी आप एहतसाब? मुझे बता दिए 2-3 नुकात काइंडली, ताकि मुझे करार आ जाए। मैं बहुत बेचैन हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से। ब्रांड हिल्टन को कैसे सजा मिलेगी? आप बेचैन तो हैं, लेकिन हम भी बेचैन हैं कि हम लोगों को एक सियासी इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में भी जो है सवालात उठाते हैं, पाकिस्तान के पीआईए के बारे में भी सवालात उठाते हैं। मैडम, नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड है कि हमें इस जुर्म की सजा मिली है कि हमने कौमी इदारों को रिवाइव किया। कौन सा इदारा है कौमी जिसे रिवाइव किया गया? मां सिवाय उस पार्लियामेंट बिल्डिंग के जिसमें हमारे सियासतदान बैठ करके चाय पानी करते हैं, कौन सा एक इदारा है ये मुझे बताइए। या तो ईदी सेंटर रिवाइव हुआ, या तो पार्लियामेंट रिवाइव हुआ, तीसरा इदारा मेरे नाम नहीं है। पार्लियामेंट वो इदारा है जिस पे सिर्फ अटैक किया गया है, कोई किसी चीज पार्लियामेंट को रिवाइव नहीं किया गया, किसी तरीके से पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन नहीं किया गया, सवाए अटैक के पार्लियामेंट को कुछ भी नहीं दिया है पिछले 4 अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये मुशीर हवाबाजी फरमाते हैं ओपन स्काई पॉलिसी की वजह से खसारा हमारा बढ़ गया, तमाम तैयारों की तज़ीन और आराइश होगी, दोबारा मुनाफा बख्श इदारा बताएंगे। एक बुढ़िया के मुंह पर
रंग पेंट लगा करके उसे जवानी का टाइटल दे देना और उस पे उसके माथे पे स्टिकर लगा देना माधुरी दीक्षित, और वो बुढ़िया की उम्र 80 साल, क्या वो 80 साल की औरत माधुरी दीक्षित कहलाएगी? पीआईए हालत नज़ा में है, इसे नोच के हमारे तमाम हुकूमतें खा गई, तमाम की बात कर रहा हूं मैं, एक ने नहीं छोड़ा। जब खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन में होते हैं तब उन्हें नजर आता है कि पीआईए डूब रहा है, जब वो हुकूमत में होते हैं तो उन्हें लगता है कि नून लीग ने ऐसा किया, जब नून लीग हुकूमत में आती है तो उसके आंखों पे काली पट्टी चढ़ जाती है। ये मुझे बताइए, पीआईए को लूटने वाला सब जानते हैं कौन है। ये इन हरकतों से पीआईए के तैयारों पर रंग पेंट तो पहले भी होता रहा है मैम। जब मैंने करियर शुरू किया था 4000 रुपए मेरी तनख्वाह थी 1998, उस वक्त भी यही सब हरकतें होती थी। तारिक किरमानी नाम का एक बंदा उस वक्त वहां पे पीआईए का एमडी था, चेयरमैन था, कुछ नहीं हुआ। पीआईए तो स्टिल डूब रहा है। देखिए, मैं इस बात का सवाल, आप डिटेल्स में जा रहे हैं पीआईए की, मैंने आपको सादा सा सवाल का जवाब दिया। मैं मिनिस्ट्री जो पीआईए की है उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। मैंने आपको सीधा सा सवाल का जवाब दिया है कि हमने निजकारी करने की बेसिकली ज़रूरत थी। निजकारी जो है एक वाहिद सलूशन है ऐसी इंस्टीट्यूशंस की जो लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, और जहाँ पे इस किस्म की जो है अगर बदउनवानी हो रही है तो इसको चेक करने के लिए सिर्फ निजकारी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी निजकारी नहीं होएगी या अच्छा मैडम, एक बात मुझे बताइए, जनरल नॉलेज के लिए बहुत कम वक्त रह गया है। मुल्क के मौजूदा वजीर आजम जो है वो एक ऐसी मुल्क के मौजूदा वजीर आजम वो एक ऐसी हवाई कंपनी के मालिक हैं कि जो पीआईए की कंपैरेटर है। मैडम सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, काइंडली अगर आप मेरी बात सुने और उसका जवाब इनायत करें तो मैं और मेरी नस्लें आपकी एहसानमंद होंगी। ये मुझे बताइए, मुल्क का मौजूदा वजीर आजम एक ऐसी कंपनी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप मुझसे मैडम, तो मौसम की बातें करने के लिए तो हम नहीं बैठे ना, हम तो पीआईए की बात करेंगे। ये मुझे बताइए, पीआईए का इस वक्त हाल जो है वो बुरा है। मुल्क के मौजूदा वजीर आजम जो है वो एक ऐसी कंपनी के मालिक हैं जो पीआईए की राइवल है। एक कॉमन सेंस की बात मुझे बताइए, क्या मुल्क का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर उसका भी एक ऐसे इदारे में इंटरेस्ट हो, सरमाया हो जो पीआईए को खड़ा नहीं होना देना चाहता, मैं एक ऐसी हवाई बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या पीआईए इन हालात में सुधर सकती है? बिल्कुल सुधर सकती है। खाकान अब्बासी का कोई सुधार दीजिए मैडम नहीं है, और इस चीज़ के अंदर ना इस चीज़ के अंदर इंटरफेरेंस है। वो ऐसे इंसान ही नहीं है जो इस तरह का काम करें कि कौम का जो इदारा है उसको कॉम्प्रोमाइज करें अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। आप लोगों के पास कोई सबूत है तो लेके आए। अपोजिशन की जुबान बंद करने के लिए मैं कह रहा हूं, अगर उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता तो वो सामने नजर आ चुका होता। वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान में, सारी दुनिया की नजर उन पे है। अच्छा, सारी दुनिया की नजर इस वक्त आपके जवाबात पे भी है। ये मुझे बताइए मैडम, आपके पास निकाल दे सबूत, आप निकाल दें मुझे, आप मुझे एक सबूत निकाल दें। मैडम, मैं तो कोई एलिगेशन लगा ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये मुझे बताइए। अच्छा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज किया हो? नहीं, मैं तो एक जनरल नॉलेज का सवाल आपसे पूछ रहा था, आपने मेरी गलतफहमी दुरुस्त कर दी, मैं इस पर आपका मशकूर हूं। ये जनरल नॉलेज नहीं है, ये इल्जाम है। ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम है जिसने अब तक जो है मुल्क का सोचा। अपनी मिनिस्ट्री में भी उन्होंने काफी परफॉर्म करके दिखाया और उन्होंने बताया कि किस तरह गैस और बिजली और दीगर चीजें हैं, उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का विजन था उसको कंप्लीट कर रहे हैं वो 8 महीने में जो उनको दिए गए हैं। आप एक ऐसे शख्स के बारे में बात करें जो मेहनत कर रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैडम, बहरहाल मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा था, लेकिन अगर आपको ये इल्ज़ाम लगाओ तो मैं और मेरी आने वाली नस्लें इस एक इल्ज़ाम पर शर्मिंदा हैं। हालांकि मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया। एक हम ही लिए जाएं दर से इज्जो नियाज, बस एक हम ही लिए जाएं दर से इज्जो नियाज, कभी तो अकड़ी हुई गर्दनों में भी खम आए। यहाँ वक्त तो एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में जिक्र करेंगे उस सफ़ेद हाथी, वाइट एलिफेंट का, जो न जाने अपने पैरों तले कब से कराची के अवाम को लपेटे जा रहा है, और हमारी मुंतखब हुकूमतें, हमारे मसीहा, उन्हें इस सूरत हाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना फतवा मज़ीद दूँ, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए नवाज शरीफ साहब पहले कराची के अवाम के हवाले से, उनकी खिदमत इन्वर्टेड कॉमास में के हवाले से क्या अज़ाइम रखते थे। कराची
कि वो खिदमत करेंगे कि कराची भी याद रखेगा इंशाअल्लाह। और हमें कराची से कोई वोट मिलता है या नहीं मिलता, हम कराची में अपनी जान निछावर करते चले जाएंगे। 2 प्रोग्राम कम से कम इसे एक शॉर्ट पे अकेला कर सकता हूँ मैं, मुझे किसी मेहमान की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त उन्होंने कहा कि कराची भी याद रखेगा, उस वक्त जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी और उस वक्त जो आगे पीछे लोग थे उनका जो तंजिया कहका, मुझे लगा, पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये खिदमत जिसका अयादा उन्होंने किया था उसी की कॉन्टिन्यूएशन है इस वक्त होने वाला एक ऐसा नादिरशाही कारनामा। जिस वक्त के इलेक्ट्रिक में आपसे बात कर रहा हूँ, जिसे पहले कभी के एसी कहा जाता था, आजकल के इलेक्ट्रिक कहते हैं, कल कुछ और नाम दे दिया जाएगा, उसने अपने टैरिफ में 75 पैसे फ़ी यूनिट तक इजाफा कर दिया है। साथ ही साथ अवामी हुकूमत ने अपने अवामी होने का सबूत देते हुए उसके मातहत इदारे ने, नीपरा ने, इस सूरत-ए-हाल पर मुकम्मल मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है। लोड शेडिंग के खात्मे की शर्त जो कराची के शहरियों के लिए रखी गई थी वो ख़त्म कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में नहायत अहम किरदार अदा किया और रोना ये है कि ये वो वज़ीर-ए-आज़म है जो जमहूरियतों का दाई है, जो जमहूर की हुक्मरानी का दावेदार है। जमहूर रो रही है, समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले कि मैं मज़ीद अपने इस टॉपिक पे वापस आऊँ, पहले देख लीजिए मुशाहिदुल्लाह खान साहब का मेरे ही प्रोग्राम में बैठ करके एक एतराफ़ जो उन्होंने किया। आज पाकिस्तान से लोड शेडिंग 20 घंटे से 4 घंटे पे आ गई। आज मेगावाट बन रहे हैं, पहले एक भी मेगावाट लोड शेडिंग कितने घंटे पे आ गई सर? 20 घंटे से 4 घंटे पे। ये किस मुल्क की बात? पाकिस्तान की बात हो रही है? पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिस शहर में आप बैठे हैं इसका नाम कराची, और जिस शहर में हम बैठे हुए इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पहले भी लोड शेडिंग 12 घंटे की होती थी और अब भी हम 12 घंटे की लोड शेडिंग भुगत रहे हैं। मुराद अली शाह ऑन रिकॉर्ड है, कल उनका स्टेटमेंट था वज़ीर दिफा के साथ, उन्होंने कहा कि 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमा इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ साहब, ये मुझे बताइएगा सर, KESC या के इलेक्ट्रिक 32 अरब 75 करोड़ रुपए का माहाना मुनाफा या सालाना मुनाफा पहले ही बटोर चुकी। इस एक लात से जो उन्होंने हमारे पेट पर अज़राए हमदर्दी रसीद की है, क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी हालत पर, नहीं उनकी हालत पर? शुक्रिया आरफीन। देखें, पहले तो ये बता दूं कि ये 75 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा सिर्फ कमर्शियल के ऊपर है। जो रेजिडेंशियल इजाफा है वो 1 से लेकर 50 यूनिट वाले पे 2 रुपये था तो 4 कर दिया, यानी 100% कर दिया, और 1 से लेकर 100 वाले पे भी इसी तरह बढ़ाया, 32%, कहीं 20% और कहीं 25%। तो गोया 1 से लेकर 300 यूनिट वालों पे इन्होंने 20 से लेकर 100% तक इजाफा किया है। तो ये सिर्फ कमर्शियल के 75 पैसे फ़ी यूनिट का मसला नहीं है, बल्कि ये रेजिडेंशियल के ऊपर भी इन्होंने ये एटम बम मारा है, बिजली बम मारा है, और ये के इलेक्ट्रिक ने नहीं मारा है बल्कि ये नेपरा ने किया है। और नेपरा, आपको याद होगा, उसकी समातें हुई, हम लोग सब उसमें गए, हमने वहाँ दलाइल दिए, जो उनके चेयरमैन थे। नेपरा दलीलें सुन लेता है? सुनते तो हैं कुछ ना कुछ, और तारीफ भी करते हैं। बड़ा अच्छा आपने बात की, बहुत ज़बरदस्त बात की, और देखें कई फैसला उनके फेवर में देते हैं। और पहले हमारा अगर थोड़ा बहुत यानी शक था तो अब यकीन में बदल गया कि सब मिले हुए, और इनकी सरपरस्ती वफाकी हुकूमत कर रही है। गवर्नर साहब उनके नुमाइंदे हैं, बहुत बड़े सरपरस्त बनकर सामने आते हैं। हमने उनके दफ्तर के सामने धरना दिया, गवर्नर हाउस के सामने, 4 दिन हम वहाँ बैठे रहे, उन्होंने हमसे मुज़ाकरात किए, यकीन दिलाया कि हम उनसे बात बड़ा प्रेशर उस वक्त डेवलप हुआ, और वो हमने 17 पॉइंट्स अपने दिए उनको। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हमसे बात करते हैं, और मैं भी फ़लाँ से मुत्तफ़िक़ हूँ, फ़लाँ से नहीं हूँ। मैंने कहा एक चीज़ भी गलत साबित कर दें हम वापस ले लेंगे। आपकी टेक्निकल टीम मौजूद है, आप कई वालों से बात कर लें। उन्होंने कई से 3-4 मीटिंग्स की, फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को, पार्टियों को बुलाकर एक मीटिंग की, और जब सब लोगों ने कई के ख़िलाफ़ अपने गुस्से का इजहार किया तो उसके आखिर में उन्होंने कई को फेवर दिया, पूरा भरपूर तकरीर की कि जनाब आप बाकी जगहों से। पिछले सीज़न में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, कराची में हीट स्ट्रोक से हलाकतें हो रही थी और नवाज शरीफ साहब जो है वो मदीने चले गए थे नवाफिल पढ़ने। कराची में 3000-4000 कम से कम 5000 अमवात हुई। उस वक्त भी किसी सियासी जमात को कोई ख्याल नहीं आया था कि इलेक्ट्रिक के ऊपर नीपरा ने अज़राए हमदर्दी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। अगर 1 करोड़ रुपए को तकसीम करें 3000 से, मेरा नहीं ख्याल है कुछ ज़्यादा रकम बनती है। ये तो मिली भगत बहुत पहले से हो रही थी, आप लोग क्यों गाफिल रह गए? आपको आरफीन पता है कि ये 2005 में जिस वक्त इसको प्राइवेटाइज किया गया था, उस वक्त वाहिद जमात इस्लामी थी जिसने एहतजाज किया था। मुलाजमीन को जब ये निकाल रहे थे तो हम उनके साथ खड़े हुए थे। उसके बाद हम कोर्ट्स में गए बार बार। अभी पौने 2 साल हो गए हमारी एक जो है वो अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी पिटीशन मौजूद है, और पौने 2 साल से, और उसकी 2 या 3 हेयरिंग हुई हैं। और मैं आपको बताऊं उसमें क्या होता है कि कई के कोई वकील साहब कभी एब्सेंट हो जाते हैं, उनकी तरफ से आ जाता है तो वो समात आगे बढ़ा दी जाती है। फिर समात जिस तरह पेशी गुम हो जाती है ना, बहुत सारे कैदियों की इस तरह पेशी गुम हो जाती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड है, यही हो रहा है। और देखें, मुझे अफसोस होता है, दुख होता है, हमारी आला तरीन अदालत है, हम कहाँ जाएंगे? ये जो जुल्म कराची के लोगों के साथ हो रहा है,
अपना मुकदमा तो लड़ने नहीं गया हूँ ना। जमात इस्लामी ने अगर इस मुकदमे को उठाया है तो ये 2.5 करोड़ लोगों का मसला है। उनकी ओवर बिलिंग 4-4, 5-5 लाख रुपए 80 गज के मकान वालों की होती है और कोई पूछने वाला नहीं होता उनका। लोड शेडिंग नाजायज़ हो रही है, इनके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, ये चलाते नहीं है ऑयल के ऊपर, इसलिए कि इनको पैसे ज़्यादा लगते हैं। इन सब चीज़ों पे जब हम गए, कॉलम मैंने पिछली मरतबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव एन उसी जगह बैठे हुए थे जिस वक्त आप इस जगह बैठे हुए, और मैंने उनसे उस कॉलम के आखिर में जो उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में इल्ज़ामात लगाए थे, उन्होंने 5-4 मुक़्तदर शख्सियात का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सेनेटर, राब्ता कमेटी मेंबर, वॉटेवर, उनके भांजे भतीजे 5 लाख कम अज़ कम तनख्वाह के ऊपर वहाँ पर हायर किए गए थे। मैंने इसे ये कहा गया था कि ये सियासी रिश्वत लग रही थी कि जो एडजस्टमेंट के तहत ये सब काम हुआ था, तो वो इसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सके थे। आपके ख्याल में ये महज इल्ज़ाम ही है या वाकई कराची के मकामी मसीहाओं का इसमें कोई लेना देना भी है? नहीं, 100% है। ये तो सिर्फ आप एक पहलू बता रहे हैं कि अजीज़ों और रिश्तेदारों की नौकरी। मुझे आप ये बताइए कि कराची एक आज का है और आज से 4 साल पहले का कराची, और उससे 10 साल पहले और उससे 15 साल पहले, जब यहाँ पर मतलब महावरतन नहीं वाक़यतन कोई पर नहीं मार सकता था इनकी मर्ज़ी के बगैर। ये सुबह कहते थे कराची बंद, तो कराची बंद हो जाता था, खेलते थे खुल जाओ तो खुल जाता था, और एक दिन में वकला को जला देते थे। 259 लोगों को इन्होंने बल्दिया फैक्ट्री में जला दिया। जब इतनी बड़ी ताकत उनके पास थी, तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन जब इतनी बड़ी ताकत थी तो के इलेक्ट्रिक 16 अरब रुपए खंभों की कीमत के बराबर में मुशर्रफ साहब के दौर में, जिसमें हुकूमत में शामिल थे, गवर्नर थे, सब कुछ इनके पास था, इनके पास, वो बिक गया। और बिकने के बाद जो मुआहदा हुआ वो सामने नहीं आया। उसमें मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसमें कराची के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई। इन्होंने वादा किया था कि हम 1300 मेगावाट का इजाफा करेंगे, नेट इजाफा 300 मेगावाट का हुआ है। ट्रांसमिशन लाइनें ठीक नहीं की हैं, ओवर बिलिंग की है, प्रॉफिट इनका बढ़ता चला गया, सब्सिडी इनको मिलती चली गई, और लोड शेडिंग फ्री ये नहीं कर सके। जब इलेक्ट्रिक वालों को तो जब कौमी असम्बली वगैरह में भी अगर बुलाया जाता है तो किसी कायमा कमेटी में, वो तो इतने बड़े फिरौन है, वो तो वहाँ पे भी नहीं आते। तो हमने आपके ख्याल में ये इसराइल से कंट्रोल हो रहे हैं? कौन इनका मालिक? भाई, जब ये तो हमने जो प्रेशर डेवलप किया है ना, तो थोड़े इंसान की सूरत में नजर आना शुरू हुआ है। शायद आपको लगा होगा ये जो लफ्ज़ कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो। हाँ, मैं ज़ाहिर है यार इतना तो अब मैं इनको भेड़िया तो नहीं कहूँगा ना, हालांकि काम वही वाले कर रहे हैं, लेकिन तो ये आना शुरू हुए, कुछ बोलना शुरू हुए, वरना तो ये किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते थे। उसकी वजह है ना, इन्होंने पार्टियों को खरीदा हुआ है ना। आप मुझे बताएं कि एमक्यूएम क्यों खामोश रहती है? कायदे तहरीक के छींकने पे तो यहाँ पर हड़ताल होती थी, और पूरा इदारा बिक गया, और 16 अरब रुपए में बिक गया, और कोई काम नहीं कर रहा, और वो ओवर बिलिंग कर रहा है, और कुछ नहीं कह रहे। क्यों? इसलिए कि ज़ाहिर स्टेक है इनका। पीपल्स पार्टी एक दफ़ा उन्होंने बेचा, दूसरी मरतबा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की मुत्तहिदा जो हुकूमत थी उसने बेचा अबराज ग्रुप को, और अब तीसरी मरतबा नून लीग बेच रही है। इसमें कोई शक नहीं। जमात इस्लामी इस वक्त जब के इलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं, जो आप इशू उठाते हैं, वो नो डाउट कि कराची के अवाम के दिलों की आवाज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक नाकाबिल तरदीद मगर कड़वी हकीकत ये है कि अवामी सतह पर भी बहुत ज़्यादा हिमायत और तायीद जमात इस्लामी को हासिल नहीं हो पा रही। इसकी क्या वजह है? लोग बेहिस हो गए या अब उन्होंने एडजस्ट कर लिया, ऐसे एक दर्द के साथ ज़िंदगी गुजार? असल में एक तो बहुत मजमूई तौर पर जो सूरत हाल स्पेशली कराची के लोगों के साथ है वो ये है कि कचरे के ढेर में पल रहे हैं, कचरे के ढेर में पल कर जमा हुए हैं, है ना। हम तो ये काम कर रहे हैं। हम सीवरेज वाटर जो गंदगी है उसको हम अपने नलके में सीवरेज का पानी पी रहे हैं। इतने जब दुख पड़ते हैं ना तो मुश्किलें मुझ पर पड़ी, इतनी क्या बेस हो गए, आसान हो गए। तो ये भी तो सूरत हाल है ना। फिर एक इनर्शिया है 30 साल का। इनर्शिया कहते हैं कि जब चीज़ चल रही होती है तो उसके पीछे से फोर्स ख़त्म भी होता है तो आगे चलती रहती है। तो ये जो दहशतगर्दी का और खौफ का ऐसा इनर्शिया है जिस पे लोग ये समझते हैं कि यार कहीं फिर से वो लोग पलट कर आ गए तो मैं सामने ना हूँ, तू सामने ना आए, और इसके नतीजे में जो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम ना हो। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पर अब भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए कि जो पकड़े जाते हैं वो छूट जाते हैं, प्रोसिक्यूशन होती नहीं है, और बरी हो जाते हैं वो बाइज्जत कातिल और दहशतगर्द। खौफ और दहशत की फ़िज़ा के खात्मे के लिए मेयर कराची का एक मज़ाहिया स्टेटमेंट कल अपीयर तो हुआ है, जिस पर मैंने भी बात की थी, दोबारा बात करने की कोशिश करूँगा कि छुरामार ग्रुप से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये छुरामार इंडिविजुअल से हमने बड़े बड़े दहशतगर्द निपटा दिए, क्या बेचता है? इनसे कचरा तो उठ नहीं रही। तो नो कमेंट ही कहूँगा मैं। यानी मैं अच्छा, आपके ख्याल में अगर कराची के अवाम से मजीद इंतकाम लेना हो तो ये के इलेक्ट्रिक को भी मेयर के अंडर में ना देते? सब कामों का सत्यानाश तो हुआ है, सवा सत्यानाश। मेयर के देखें, ये इदारा एक शहरी इदारा था और ये आज से नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले चल रहा था, अच्छा चल रहा था। 80s में ये प्रॉफिट दे रहा था, 90s में ये बेहतर पोजीशन में था, लेकिन फिर इन्हीं लोगों ने शहर में जिनकी हुकूमत रही, ताकत रही, हर हुकूमत में शामिल रहे, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो 5-6 हुकूमतें कर चुकी है अब तक, इन लोगों ने मिलकर बेड़ा गर्क किया है पूरे कराची का भी, पूरे सिंध का भी, और उसके साथ साथ जो है वो इन इदारों का भी। हमारा सवाल तो ये है कि देखें, जब आप रेलवे को अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा हो जाता है।
अब जिसमें आपकी विल होती है, इन हालात में भी आप उसको ठीक कर देते हैं, तो ये के इलेक्ट्रिक भी ठीक हो सकता है। पहली बात तो ये कि किकबैक्स बंद कीजिए अपनी, ज़ाहिर है मैं बहुत वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ। मुझे आप ये बताइए ना आवाम की खिदमत कैसे होगी? कि देखें इसके ये जो टैरिफ बढ़ा है, ये सिर्फ जमात इस्लामी के लोगों का टैरिफ बढ़ाया है उन्होंने, भाई 2.5 करोड़ कराची के लोगों का टैरिफ बढ़ाया है ना, तो इस पर एमक्यूएम कहाँ है, पीपल्स पार्टी कहाँ है, नून लीग कहाँ है? वो आज अभी इस वक्त जिस मैं और आप बात कर रहे हैं गवर्नर हाउस पहुंचे हुए हैं, हो रही होगी कोई, और वो पैकेज की बात कर रहे हैं, कराची पैकेज की बात कर रहे हैं। तो भाई ये पैकेज पहले क्यों नहीं मिले हमें, आपने इस पर स्ट्राइक क्यों नहीं की है? मेरा ख्याल है एक ही दफ़ा बैठा करके एमक्यूएम को और यानी गवर्नर को और मेयर को एक ही दफ़ा दे दिला के फारिग कर दें, ताकि उसके बाद फिर ये काम नहीं, मेरा ख्याल है देखें अब बहुत हो गया है, अब सियासत सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं चलेगी कि हमें महरूम किया जा रहा है और हमारा इख्तियार नहीं है। अब सवाल करने वाले ये सवाल करेंगे कि इस साल का बजट 27 अरब और पिछले साल का बजट 26 अरब था, 13 अरब रुपए और तकरीबन 13.5 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए आपने मुख्तस किए थे। आपकी आमदनी के भी कुछ सर्टन ज़राए मौजूद हैं। इन 26 अरब रुपए को पिछले 1.5-2 साल में हमें दिखाइए वो कहाँ लगे। मैं अपने 12 अरब रुपए जो नेमतुल्लाह खान साहब ने लगाए थे वो आपको दिखा दूंगा कहाँ लगे। वो 12 अरब तो कराची में ऐसे नजर आए थे कि एक तरक्की का सैलाब आना शुरू हो गया था। वसीम अख्तर के 26 अरब रुपए कहाँ गए, लंदन गए, कहाँ गए, हमें बताएं तो सही। फिर आप इख्तियार करो ना रोए ना यार। अच्छा ये मुझे बताइए के इलेक्ट्रिक पे, कमिंग बैक टू के इलेक्ट्रिक अगेन, ये मुझे बताइए कि मॉडल कॉलोनी मलीर में एक नागहानी पेश आई, एक मासूम बच्चा 7-8 साल का, अजहान गालिबन उसका नाम था, उसकी मौत हुई बिजली के खंभे से लगने के बाद। और उसके बाद फिर आप लोगों को पता नहीं क्या आप लोगों को सूझी, आपके इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ आपने मुकदमा कर दिया और आप अदालत चले गए। आपके ख़्याल में अदालत जाने के बाद आपने इस मामले को क्या किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की है? क्या आपके ख़्याल में इस एक FIR से के इलेक्ट्रिक के जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं इस वाक़े के, उन्हें ख़्वाब गफलत से जगाया जा सकता है? क्या हुकूमतों की गफलत को, उनकी मुजरिमाना बेहिसी को इस एक वाक़े से सबक सीख लेना चाहिए? क्यों ऐसा होगा? अजहान तो एक बच्चा था ना 8 साल का, 32 लोगों की हलाकत हुई है इस बारिश के दौरान, और इसमें से 24-25 करंट लगने से, और इसमें से भी 2-3 या 4-5 ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे होंगे अगर तहकीक की जाए, जो रिपोर्ट भी हुआ है कि जिनका ताल्लुक घर के अंदर करंट लगने से हो गया। ज़ाहिर है उसमें के इलेक्ट्रिक जवाब देनी है, मानते हैं इस बात को, लेकिन अगर खंबे में करंट आ रहा है और 2 दिन से आ रहा है और कंप्लेंट आपको की जा चुकी है, ऑफिशियली मौजूद है, और आप उसको ठीक नहीं करते, तो कहाँ है आपकी पूरी एफिशिएंसी और कॉर्पोरेट सेक्टर और आपका कंप्लेंट सेंटर कहाँ है? तो फिर किसके ऊपर मुकदमा होगा? मुकदमा उस बेचारे मुलाजिम पे नहीं होगा जो वहाँ काम कर रहा है। उसको तो 36 घंटे 72 घंटे आप ड्यूटी दिलवा रहे हैं, उनका तो कोई हक ही नहीं है इस वक्त। इतनी यानी दहशत गर्दी एक तरह से उनके मुलाजमीन के ऊपर भी मुसल्लत है। कुछ ये कि आप कहें कि जनाब उनका उसका जिम्मेदारी है जो 32 अरब रुपए यहाँ से लूट के ले जा रहा है, जो 62 अरब रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के लेकर चला गया है, जो इनकी इंतजामिया है, जो इनके मालिकान हैं, जो ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं, उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। हम थाने गए, उन्होंने कहा नहीं साहब नहीं कट सकती FIR। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते? नहीं यार, के इलेक्ट्रिक वालों के खिलाफ नहीं कर सकते, के इलेक्ट्रिक वालों के खिलाफ जज पे असरअंदाज होने की कोशिश की। इंकशाफ के साथ यहाँ वक्त है प्रोग्राम के खात्मे के ऐलान, लेकिन इसी के साथ साथ मैं अपने मसीहाओं को, अपने मुंतखब नुमाइंदों को ये बात बताता चलूँ कि एक वो बच्चा जिसे लाला मूसा में अपनी गाड़ी के सुमो तले कुचल दिया गया था, और एक ये बच्चा, इसकी मौत इंशाअल्लाह ताला रायगा नहीं जाएगी। उस एक मौत के बाद बहुत कुछ हुआ, शायद अभी मज़ीद बहुत कुछ होना है। इस एक मौत से भी इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ नतीजा तो ज़रूर बरामद होगा। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।